everyone, this is Nilakshi Chaturvedi. Welcome to our channel Lex Animus. In today's video, we are going to cover a very important case law, that is Menka Gandhi versus Union of India 1978. In this video, we will cover about this case law and we will discuss why this case is a landmark case, why this is known as a golden triangle case, and some important cases related to this case law. So let's start the topic. तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं इस केस का फैक्ट क्या था। तो फैक्ट ये था कि मेनका गांधी ने अपना एक पासपोर्ट इशू करवाया था 1 जुलाई 1976 को। पासपोर्ट इशू होने के 3 दिन बाद उनको एक लेटर मिलता है कि उनका पासपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा इम्पाउंड किया जा सकता है, किया जाएगा उनका पासपोर्ट अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 3 क्लॉज 6 सब क्लॉज सी ऑफ द पासपोर्ट एक्ट। इसमें ये कहा जाता है कि यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट किसी का भी पासपोर्ट सीज कर सकती है, वो एक पावर रखती है कि सॉवरेंटी इंटीग्रिटी के लिए वो किसी का भी पावर सीज कर सकती है अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 3 सब क्लॉज सी ऑफ पासपोर्ट एक्ट में। वहीं पे सेक्शन 10 क्लॉज 5 ये बोलता है कि गवर्नमेंट को एक रीजन बताना पड़ेगा कि उन्होंने पासपोर्ट क्यों सीज किया है, पर्टिकुलर रीजन उन्हें बताना पड़ेगा अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 5 में। वहीं पे सेक्शन 10 क्लॉज 5 का एक एक्सेप्शंस भी आता है जिसमें ये कहा गया है कि गवर्नमेंट रीजन नहीं भी बता सकती है अगर वो जो है पब्लिक इंटरेस्ट में होगा, तो इन द इंटरेस्ट ऑफ इन द पब्लिक इंटरेस्ट गवर्नमेंट रीजन नहीं भी बता सकती है। तो ये उसके बाद मेनका गांधी ने क्या किया, उन्होंने एक लेटर एड्रेस किया ये पूछने के लिए कि क्यों उनका पासपोर्ट को सीज किया जा रहा है। उसके बाद उसके रिप्लाई में आता है कि गवर्नमेंट वो रीजन नहीं बता सकती है क्योंकि वो इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक है। वहीं पे फिर मेनका गांधी ने इस बात को लेकर एक रिट पिटीशन फाइल किया आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें उन्होंने ये कहा कि उनका पासपोर्ट सीज होने का मतलब है कि उनका फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स जैसे आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ये तीनों आर्टिकल उनके वायलेट हो रहे हैं। इस चीज को लेकर उन्होंने एक रिट पिटीशन फाइल किया अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। देखते हैं कि इश्यूज क्या क्या रेज हुए थे। इशू पहला रेज हुआ था क्या, राइट टू गो अब्रॉड, ये पर्सनल लिबर्टी में आता है आर्टिकल 21 में। दूसरा कि क्या सेक्शन 10 क्लॉज 3 सब क्लॉज सी पासपोर्ट एक्ट का वो ये तीनों आर्टिकल्स को वायलेट कर रहा है कि नहीं, और क्या आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए इसका कोई जियोग्राफिकल लिमिटेशन है या नहीं। ये 3 इश्यूज रेज हुए थे इस केस में। सतवंत सिंह सानी वर्सेस डॉक्टर अमार्थ नाम के केस में ये हेल्ड किया गया था कि राइट टू गो अब्रॉड फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंदर। तो पहला इशू यहीं से क्लियर हो जाता है कि हाँ, राइट टू गो अब्रॉड एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंदर। मेनका गांधी के केस में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस किया गया था। पहला था प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, दूसरा था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इंडिपेंडेंस के बाद प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ को ही फॉलो किया गया था कोर्ट्स में, ना कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया गया था, क्योंकि कोर्ट्स उस टाइम इतने वेल स्टैब्लिश नहीं थे कि वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो कर सके। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये है कि प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ ऐसा डॉक्ट्रिन है जिसमें एक पर्सन का लाइफ या लिबर्टी डिप्राइव किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। वहीं पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहता है कि एक पर्सन, ये डॉक्ट्रिन ये कहता है कि ये चेक करेगा कि वहां पे किसी पर्सन का लाइफ या लिबर्टी डिप्राइव ना हो और जो लॉ बना है वो फेयर नॉट आर्बिट्रेरी होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट को ये भी पावर देता है कि अगर कोई लॉ फेयर नहीं है तो उस लॉ को वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। ये डॉक्ट्रिन बहुत ही फेयर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल राइट्स को, तो ये डॉक्ट्रिन को बहुत ही अच्छा माना जाता है इन कंपैरिजन टू प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ के। तो मेनका गांधी केस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को ही फॉलो किया गया था। इस केस के बाद से ही इंडिया में प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ के साथ साथ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का भी कंसेप्ट चलने लगा। तो मेन चेंज इस केस के बाद यही था कि इंडिया के केसेस में दोनों चीज़ों को फॉलो किया गया, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ को भी और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी। जजमेंट देखने से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट केस देख लेते हैं, ए के गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का। इस केस का रेफरेंस लिया गया था मेनका गांधी के केस में। इस केस में मेजॉरिटी जस्टिस का ये कहना था कि हमें प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ को ही फॉलो करना चाहिए। वहीं पे एक माइनॉरिटी व्यू था मिस्टर जज फैजल अली का, उन्होंने कहा कि हमें लॉ के आर्बिट्रेरीनेस को चेक करना चाहिए, उसका आर्बिट्रेरीनेस का चेक होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये केस का रेफरेंस लेते हुए मेनका गांधी के केस में
प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ के साथ साथ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का एसेंस भी देखना चाहिए आर्टिकल 21 में, ये सुप्रीम कोर्ट का मानना था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 में प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ के साथ साथ हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का भी एसेंस देखेंगे, और इस चीज़ का रेफरेंस उन्होंने ए के गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस से लिया था। वहीं पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका कोई जोग्राफिकल लिमिट नहीं है। किसी भी सिटीजन का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का, उसको एक्सचेंज करने का राइट वो नॉट इंडिया में ही उसका लिमिटेड नहीं है, अब्रॉड में भी वो ये राइट रखता है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का कोई भी जोग्राफिकल लिमिटेशन नहीं है। वहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जैसे मैंने बताया, कि आर्टिकल 21 में प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ के साथ साथ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी फॉलो किया जाएगा, दोनों को एक साथ देखा जाएगा। और सेक्शन 10 क्लॉज 3 सब क्लॉज सी जो है पासपोर्ट एक्ट का, वो आर्टिकल 14, 19, 21 का वायलेशन नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पे एक प्रोविजन ये भी दिया है कि एक पर्टिकुलर सिटीजन को उसका रीजन प्रोवाइड किया जाएगा जिस वजह से भी उसका पासपोर्ट सीज हो रहा है। अगर रीजन नहीं प्रोवाइड करता तो वो पर्सन कोर्ट में जा सकता है अपील के लिए। इसीलिए 10 क्लॉज 3 सब क्लॉज सी आर्टिकल 14, 19 एंड 21 का क्लॉज आर्टिकल 14, 19, 21 को वायलेट नहीं करता है। ये हेल्ड किया गया था जजमेंट में। आइए जानते हैं इस केस का कंक्लूजन क्या था। इस केस का कंक्लूजन में पर्सनल लिबर्टी के स्कोप को बहुत वाइडेस्ट इंटरप्रिटेशन मिला। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये जो आर्टिकल 21 का स्कोप था उसको बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया। इस केस के बाद उन्होंने आर्टिकल 21 में राइट टू क्लीन एयर, राइट टू फूड, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट और बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी, जिसकी वजह से आर्टिकल 21 का स्कोप बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। इस जजमेंट के बाद इंडिया एक ट्रू वेलफेयर स्टेट के तौर पे स्टैब्लिश्ड हुई कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में। और ये केस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिगनिंग था एरा ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म का। इस केस ने आर्टिकल 14, 19, 21 के स्कोप को एक साथ बताया गया और बोला कि इन तीनों में से अगर कोई भी एक आर्टिकल वायलेट होता है तो तीनों का वायलेशन माना जाएगा। इसीलिए इस केस का जजमेंट बहुत ही लैंडमार्क माना जाता है इंडियन हिस्ट्री में। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें अलग हो गई इंडिया के जुडिशरी सिस्टम में। इसके बाद आर्टिकल 14, 19, 21 का स्कोप बढ़ गया और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का सिस्टम चलने लगा इंडिया में, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ के साथ साथ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।